वेलकम टू ए प्लस आई एस अकेडमी। ए प्लस आई एस अकेडमी में सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर पे और कई सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले जो बात आज हम करेंगे, ये जो मेन मेन टॉपिक है उस टॉपिक को लेकर चलें तो गुरु नानक जयंती। अभी गुरु नानक जयंती मनाई गई है, गुरु नानक देव जयंती 2025। और गुरु नानक देव के बारे में आप सभी जानते भी होंगे कि कौन है गुरु नानक देव साहब। समता और आध्यात्म का पर्व है ये। दूसरा है गोगाबिल झील जो है भारत का 94वां जो है रामसर कन्वेंशन बना है, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा जो है आईएनडी क्यूए जो है, इसके बारे में बात करेंगे। भारत की भाषा और संस्कृति को समझने की दिशा में एक जो है रिवोल्यूशनरी जो है कदम है, इसके बारे में बात करेंगे। चौथा बात करेंगे केरल राज्य जो है फिल्म पुरस्कार 2025 जो है मुंबई बाइज की धूम को मिला है। और पांचवा बात करेंगे लीव 2025 में प्रोजेक्ट वाई को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान दिया गया है। इन पांच टॉपिकों पर सबसे पहले हम लोग चर्चा परिचर्चा सब कुछ करेंगे। तो आइए सबसे पहला जो बात हम लोग करेंगे बेटा, वो बात हम करेंगे गुरु नानक देव जयंती के बारे में। गुरु नानक देव जयंती, गुरु नानक साहब, समता और अध्यात्म का जो पर्व है उस पर्व के लिए बेटा जाना जाता है। तो आइए गुरु नानक देव जी के बारे में जानते हैं। गुरु नानक देव जो जयंती है बेटा, जिसे हम गुरु पूरब के नाम से भी जाना जाता है, या जो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरी दुनिया में, पूरे देश में, या देश इंडिया हो चाहे इंडिया के बाहर, बड़ी श्रद्धा और भक्ति से बेटा ये मनाया जाता है। इस बार भी चूंकि आज 6 नवंबर है, 5 नवंबर को जो है 2025 में जो है यह पवित्र जो पर्व जो है बेटा वो मनाया गया है। क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार अगर इसे देखेंगे तो ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये पड़ता है। और यह दिन जो होता है बेटा शांति के लिए, समानता के लिए, और साथ साथ गुरु नानक देव जी के जो आध्यात्मिक जो उपदेश हैं उन उपदेशों की स्मृति में उन्हें याद करने के लिए यह दिन काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो गुरु नानक देव जयंती चूंकि बचपन से आप लोगों ने हर साल पढ़ा होगा और इस बार भी जो गुरु नानक देव जयंती मनाई गई है, तो गुरु नानक देव जयंती के बारे में जो है जो मेन मेन चीजें हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो गुरु नानक देव जी के बारे में, गुरु नानक देव जयंती 2025 जो जयंती है बेटा 2025 का है। और 2025 की जो जयंती है वो 5 नवंबर को मनाई गई है। 5 नवंबर को पूरी दुनिया में, भारत में चाहे भारत के बाहर, हर जगह मनाई गई है। और मैंने कहा कि गुरु नानक देव जो सिखों के बहुत ही परम पूजनीय गुरु हैं गुरु नानक देव साहब, और पूरे विश्व में श्रद्धा और भक्ति से इनको मनाया जाता है। पूरे विश्व में श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है, मनाया जाता है। श्रद्धा और भक्ति से बेटा मनाया जाता है। मैंने ये कहा हिंदू जो पंचांग है, मैंने यही कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन बनता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है बेटा? इसका मेन उद्देश्य होता है शांति के लिए। क्यों बेटा? शांति, समृद्धि, समानता, शांति के लिए, समृद्धि के लिए बेटा, समानता के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है। गुरु नानक जी के आध्यात्मिक उपदेशों की स्मृति में, किसके लिए बेटा? आध्यात्मिक उपदेशों की स्मृति में, उपदेशों की स्मृति में, स्मृति में मनाया जाता है। तो मेन मेन जो चीजें हैं बेटा उस पर हम लोग बात करेंगे। टेक्निकल टीम भाई चल कर अब पानी दे देना। ठीक है। तो ये चीजें मनाई जाती हैं। तो ये पहली पॉइंट तो याद रखना, गुरु नानक देव जयंती चूंकि 5 नवंबर को मनाया जाता है बेटा। और चूंकि 5 नवंबर क्यों? क्योंकि इसी दिन जन्म हुआ था, जन्म हुआ था। इसी दिन उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और उनके जन्म के दिन पूरे दुनिया में जो है, अगर कहा जाए श्रद्धा और भक्ति से जो है मनाई जाती है। तो ये पहला पॉइंट इसमें गुरु नानक देव जयंती में आपको ये सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है। गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था ये भी जान लीजिए। उनका जन्म 1469 में हुआ था, 1469 में जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में नहीं, इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। तलवंडी जो इस समय पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था बेटा? अगले पेज पे लिख लो। तो इनका जन्म जो हुआ था तलवंडी, तलवंडी। तलवंडी कहाँ बेटा? पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक जगह है ननकाना, ननकाना साहिब। पाकिस्तान में बेटा एक जगह है ननकाना साहिब में जो है इनका जन्म हुआ था।
उन्होंने एक ओंकार मतलब एक ईश्वर की अवधारणा को प्रचारित किया। हम लोग की तरह नहीं ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय की बात हमने किया, लेकिन गुरु नानक देव साहब हमेशा समानता की बात करते थे। वो हमेशा एक ईश्वर की उपासना की बात करते थे। वो हमेशा जो है मतलब श्रद्धा की बात करते थे, समानता की बात करते थे, भाईचारा की बात करते थे। जात पात पे उनका कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था कंडीशन। इन सभी चीजों को लेकर हम बेटा चलेंगे। तो उन्होंने जो है एक ओंकार का मतलब होता है ओंकार। एक ओंकार का मतलब क्या होता है? तो एक ओंकार का मतलब होता है बेटा एक ईश्वर की अवधारणा को प्रचारित किया। एक ईश्वर की अवधारणा को प्रचारित किया। एक ईश्वर की बेटा अवधारणा को उन्होंने क्या किया? प्रचारित किया। और जात पात, धर्म, वर्ग आदि की भेदभाव से परे मानवता के लिए एकता की बात की। किसके लिए बात की बेटा? मानवता के लिए। मानवता के लिए एकता का संदेश दिया। एकता का संदेश दिया। मानवता के लिए क्या दिया बेटा? एकता का उन्होंने संदेश दिया। इसके साथ साथ उनका जो उपदेश है आज भी दुनिया के लोगों के जीवन को क्या करता है? दिशा प्रदान करता है। तो ये बात भी आप सभी लिख सकते हैं। मैंने कहा कि इस पावन अवसर की शुरुआत जो है, चूंकि 2 दिन पूर्व जो है अखंड पाठ से होती है, जिसमें लगातार जो है 48 घंटे का निरंतर पाठ किया जाता है। खैर ये सब चीजें आपको जाननी है, लेकिन मेन चीजें जो मैंने था वो आपको बताया। तो गुरु नानक देव साहब हमेशा जो मैंने कहा कि जात पात, धर्म, वर्ग आदि भेदभाव से परे मानवता की बात करते थे, एकता की बात करते थे। क्या करते थे बेटा? ये जो हमेशा समानता की बात करते थे, हमेशा मानवता की बात करते थे, हमेशा एकता की बात करते थे, जात पात के बंधनों से परे थे। जात पात के बंधनों से परे थे। अगर मान लीजिए कभी आपसे क्वेश्चन आए, बंधनों से परे थे, ठीक है बात समझो, तो कम से कम लिखने की स्थिति में आप लोग रहेंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है। गुरु नानक देव से अगर कोई भी प्रश्न आए तो ये चीजें आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। लिख लीजिए। जितनी भी चीजें हैं, जो मेन चीजें थी हमने आपको बताया गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव जी की जो इस बार की जो जयंती थी, वो अगर आपसे पूछे की पॉइंट में लिख लीजिए, कौन सी जयंती थी? लिखिए की पॉइंट। की पॉइंट लिख लीजिए। इस बार की जो जयंती है वो कौन सी जयंती थी बेटा? इस बार चूंकि 5 नवंबर को मनाई गई उनकी जयंती, और उनकी इस बार 556वीं जयंती थी। 556 जयंती, 56वीं जयंती। दूसरा, चूंकि 1469 में जो है मैंने कहा जन्म जो हुआ था, इसलिए 1469 मैंने कहा जन्म हुआ था। और सार्वजनिक अवकाश और का आयोजन होता है, सार्वजनिक अवकाश भी होता है इसी दिन, और आयोजन किया जाता है। भाई सबके लिए होता है तो इनके लिए भी होगा। यह विशेष करके पंजाब में, हरियाणा में, खास करके ये पर्व बड़े धूमधाम से पंजाब में, हरियाणा में, हरियाणा में पर्व बड़े पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, मनाया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। लिख लीजिए इसको फटाफट, सब लोग लिख लीजिए। बड़े धूमधाम से बेटा ये पर्व मनाया जाता है। ठीक है। और चूंकि मैंने सारे मुद्दों पर इस पे बात किया आप सभी से, और मैंने कहा भी आप सभी से जो मेन मेन जो चीजें थी इसमें, कि अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, आपने सुना होगा, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो है, गोल्डन टेम्पल, या पंजाब में एक जगह है बेटा ननकाना। पाकिस्तान के मतलब सॉरी, पाकिस्तान का जो ननकाना साहिब, पंजाब वाला, पाकिस्तान का ननकाना साहिब, पाकिस्तान का ननकाना साहिब, याद रखिएगा, पाकिस्तान का ननकाना साहिब। इस अवसर पर विशाल आयोजन केंद्र बनते हैं। ये दोनों के दोनों जगह है, विशाल आयोजन केंद्र बनते हैं। यहां पर विशाल आयोजन किया जाता है, आयोजन किया जाता है, किया जाता है। ठीक है बेटा, तो इसको लिख लीजिएगा।
हजारों श्रद्धालु आते हैं, एकता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, भाईचारा को बढ़ावा दिया जाता है। ये सारी चीजें भी बेटा आपको इसमें इंक्लूड करना है। तो जब भी कोई की पॉइंट लिखिए, जब भी किसी के बारे में, मान ली तुलसीदास के बारे में आए, कबीरदास के बारे में आए, सूरदास के बारे में आए, या गांधी जी के बारे में आए, या सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आए, या लाला लाजपत राय के बारे में आए, तो कम से कम ये जानिए कि जो बेसिक चीजें हैं, या गौतम बुद्ध हैं, जैन धर्म के महावीर स्वामी हैं, तो जो बेसिक नॉलेज है एक एज ए एस्पिरेंट्स आप सभी को जानना चाहिए। करंट अफेयर सिर्फ करंट अफेयर नहीं होता, मैं बार बार कहता हूं, करंट अफेयर आपके जितने भी टॉपिक होते हैं उसका करंट अपडेट होता है, उसी को जो दोनों को इंक्लूड करके स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर दोनों को मिला के जो है वो करंट चीजें आपकी तैयार होती है। तो जैसे मान लीजिए कहा मैंने कि इनकी 556वीं जयंती मनाई जाती है, और इनका जन्म चूंकि 1469 में हुआ था, पाकिस्तान में एक जगह है, ठीक है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था बेटा। और तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। क्लियर है सबको? लिख लीजिए पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करते हैं बेटा, अगला टॉपिक, दूसरा टॉपिक बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक है। गोगाबिल झील भारत का 94वां जो है रामसर कन्वेंशन बना है, रामसर स्तर बना है। काफी चर्चा में भी है कि भैया ये रामसर स्थल बेसिकली क्या होता है। ईरान का एक शहर होता है बेटा रामसर, और 1971 में रामसर कन्वेंशन बनाया गया। याद रखिएगा, 1971 में रामसर कन्वेंशन मनाया गया, क्योंकि रामसर एक शहर है जो कि ईरान में है। ठीक है, एक वेटलैंड्स की जो बात कर रहे हैं, तो देख रहे हैं आप सारी चीजें। तो गोगाबिल जो झील है बेसिकली कहाँ का है? तो गोगाबिल जो झील है, चूंकि आज बिहार में भी देखेंगे पहले चरण का चुनाव हो रहा है बिहार में, और उसी बिहार में एक जगह है कटिहार। कटिहार चूंकि एक डिस्ट्रिक्ट है, और उसी कटिहार डिस्ट्रिक्ट में चूंकि गोगा जी झील जो है, अब उसको रामसर की सूची में स्टार्ट किया गया, मतलब रामसर की सूची में उसे शामिल किया गया है। और ये ऑफिशियल तौर पर जो है रामसर कन्वेंशन चूंकि 1971 में आया था, उसके तहत जो है अंतरराष्ट्रीय महत्व की 94 क्या है, 94, ये कौन सा है? ये गोगाबिल झील, ये 94 रामसर स्थल है, 94 94 रामसर स्थल है बेटा, याद रखना। 94 क्या है? रामसर कन्वेंशन है, रामसर स्थल है। तो इसी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं गोगाबिल झील। गोगा बिल गोगाबिल झील के बारे में हम लोग बात करते हैं। गोगाबिल झील बेसिकली है कहाँ? बिहार के कटिहार जिले में। लिखो, बिहार के कटिहार जिले में। अच्छा, ये कौन सा नंबर का है बेटा? 94 रामसर झील है, रामसर झील है। ठीक है, पहली बात। और इसका मैंने कहा 94वां रामसर झील है बेटा। और ये रामसर कन्वेंशन कहां पर हुआ था? रामसर जो हुआ था ईरान के रामसर शहर में, रामसर शहर में। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था। पहली बात तो इतना आप सभी को याद होना चाहिए। अब सरकार ने ऑफिशियल रूप से जो है रामसर कन्वेंशन में इसको शामिल किया है। क्यों किया गया है? यह मान्यता दी गई है, इससे क्या होगा? क्या मान्यता मिली है बेटा? तो यह मान्यता ये मिली है क्या, कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण, कंजर्वेशन, जो हमारे वेटलैंड्स हैं या हमारी जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि भूमियों के संरक्षण की बात इसमें की गई, कंजर्वेशन की बात की गई है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण में भारत के बढ़ते नेतृत्व और सतत परिस्थिति प्रबंधन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को क्या करता है बेटा? ये दर्शाता। तो ये बात आप लिखेंगे कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत की क्या दर्शाता है बेटा? प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बद्धता को दर्शाता है। भारत की प्रतिबद्धता को बेटा यह दर्शाता है। क्योंकि गोगाबिल झील मैंने कहा कटिहार जिले में, और कटिहार जो कि आप देखते हैं कि बगल में बंगाल भी स्टार्ट हो जाता है, तो कटिहार जिले में गंगा और महागंगा नदियों के मध्य स्थित एक गोमुख झील है। ठीक है, तो याद रखिए गोगाबिल झील कहां पर है? कटिहार जिले के, लिख लो, कटिहार जिले के, याद रखिएगा गोगा झील झील जो है कटिहार जिले में अगर कहा जाए, तो कटिहार जिले में गंगा, लिख लीजिए, कटिहार जिले में गंगा
और याद रखिए गंगा और महागंगा नदियों के मध्य, लिख लीजिए महागंगा, गंगा नदियों के मध्य, नदियों के, गंगा और महागंगा नदियों के मध्य स्थित क्या है बेटा, एक गोमुख झील है, गोमुख झील है। तो इतना पॉइंट देखिए मैंने आपको दे दिया कि भाई गोगाबिल झील पूछे तो आप बताइए क्यों, इसकी मान्यता भी मैंने आप सभी को बताया, इसकी मान्यता भी यहां पर आप लिख सकते हैं। रामसर क्या है, ईरान के रामसर शहर में 1971 में जो है ये स्टार्ट किया गया था और आर्द्रभूमियों के संरक्षण की बात इसमें की गई थी। और चूंकि भारत की भी जो बढ़ता नेतृत्व है सतत पारिस्थितिक प्रबंधन के प्रति जो है, सस्टेनेबल जो है इकोसिस्टम जो है उसके मैनेजमेंट की बात प्रति जो है प्रतिबद्धता को भी बेटा यह दर्शाता है। तो ये भी बात आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए फटाफट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गोगा झील कौन सा, तो 94 है, 94 रामसर झील हो गया है, अब याद रखिएगा, लिख लीजिए। लिख लीजिए फटाफट। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बेटा रामसर कन्वेंशन के बारे में। क्या है रामसर कन्वेंशन, लिखिए रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के बारे में जानिए। तो रामसर कन्वेंशन जो है इसका हस्ताक्षर कब हुआ था, लिख लीजिए हस्ताक्षर, कब इस पे शुरुआत की गई थी। तो इसे शुरुआत की गई थी बेटा 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को। कहां पर बेटा, ईरान के रामसर शहर में। कहां पर, ईरान के रामसर शहर में, लिख लो रामसर शहर में, ईरान के रामसर शहर। ये लागू कब हुआ, चलिए हस्ताक्षर तो सब लोगों ने किया लेकिन लागू हुआ 1975 को। लागू कब हुआ, 21 दिसंबर, चूंकि लिख लीजिए 21 दिसंबर 1975 को। इसके सदस्य कितने हैं वर्तमान में, ये सदस्य वर्तमान में, वर्तमान में सदस्य कितने हैं बेटा, 171, 100 मतलब लमसम 172 सदस्य हैं, ये कह सकते हैं। आर्द्रभूमि क्या होती है, आर्द्रभूमियों की अगर बात करें, आर्द्रभूमियां लिख लीजिए वह भूमियां होती हैं जो वेटलैंड्स होते हैं, इसमें झील आता है, नदियां आती हैं, लिख लीजिए झील आता है, नदी आती है, दलदल दल दल आता है, यहां तक कि बेटा मैंग्रोव आता है, लिख लीजिए मैंग्रोव ग्रो आता है। इसके साथ साथ बेटा आप कह सकते हैं प्रवाल भित्तियां आती है, प्रवाल भित्तियां आती है। इसके साथ साथ बेटा आपका जो है मानव निर्मित स्थल आते हैं, और मानव निर्मित स्थल, मानव निर्मित स्थल आते हैं, निर्मित स्थल आते हैं, मानव निर्मित बेटा स्थल आते हैं। सब आर्द्र भूमियों में शामिल होता है, मानव निर्मित स्थल भी इसमें आते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि आर्द्र भूमि क्या होता है। तो अगर आपसे रामसर कन्वेंशन से भी क्वेश्चन आए तो ये भी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। जैसे चावल के जो खेत होते हैं वो मानव निर्मित स्थल होते हैं बेटा, मैंग्रोव हुआ, दलदल हुआ, जलभृत जिसे कहते हैं, एक्वाफायर्स जो होते हैं वो भी, ये सारी की चीजें जो है आर्द्रभूमि को कहा जाता है। तो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को शुरुआत हुआ ईरान के रामसर शहर में, ये लागू हुआ 21 दिसंबर 1975 को। इसका सदस्य कौन है, वर्तमान में 172 देश जो है बेटा इसके सदस्य। क्लियर है, लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिए बेटा जितने भी स्टूडेंट हैं लिखिए। अच्छा, पहले स्थान पर कौन है, सबसे ज्यादा रामसर स्थलों की संख्या की बात अगर हम करें तो रामसर स्थल देखेंगे अगर आप पूरी दुनिया के, तो भारत का तीसरा पोजीशन है। पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में कितने रामसर स्थल है बेटा, 176 है, ये सबसे 176 प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पर है बेटा मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको में कितने रामसर स्थल है बेटा, मैक्सिको में बेटा 144 रामसर स्थल है, और ये सेकंड पोजीशन, सेकंड पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं,
और भारत की बात करेंगे तो तीसरा पोजीशन है, क्योंकि 94 है और थर्ड पोजीशन है। ऐसी चीज मैं आपको दे रहा हूं बेटा जो कोई नहीं देता है। और भारत को अगर एशिया में बात करेंगे, एशिया में प्रथम स्थान, एशिया में प्रथम स्थान। समझ में आया सभी को? एशिया में पहला स्थान है रामसर कन्वेंशन। तो याद रखिएगा 94 अब भारत का हो गया है। अगर पूरी दुनिया का हिसाब से देखेंगे तो तीसरा स्थान, एशिया में तो इसका पहला स्थान है। इस बात को भी आप सभी लिख सकते हैं। टोटल सदस्य मैंने कितने हैं? टोटल अगर सदस्य देखेंगे, ये भी हमने बोला 172 के आसपास सदस्य है। तो ये सारी चीजें जोड़ी गई हैं। पिछले 11 सालों में देखेंगे तो 68 से ज्यादा नई आर्द्र भूमि को जोड़ी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को इसमें लिख लीजिए, लिखिए फटाफट लिख लीजिए सब लोग। जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं लिखिए सभी। रामसर कन्वेंशन को लेकर क्या होता है रामसर कन्वेंशन। अच्छा, भारत में मैंने कहा कि सबसे ज्यादा रामसर कन्वेंशन अगर किस राज्य में है, रामसर चूंकि 94 हो चुके हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, मैंने कहा भारत के परिप्रेक्ष्य में, परिप्रेक्ष्य में, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में पहला रामसर स्थल आया था। पहला जो रामसर, अब तो 94 हो गया है ना, तो पहला रामसर स्थल कौन सा था? अगर आपसे यही पूछ दूं मैं क्वेश्चन, तो पहला रामसर स्थल 1981 में कहां पर बेटा? उड़ीसा के चिल्का झील। चिल्का झील का नाम सुना होगा, उड़ीसा का चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में चिल्का झील। सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां है? और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है, दो चीज याद रखेगा। दूसरा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है बेटा? ये आपका राजस्थान का है। ये दोनों क्या है हमारे? ये दोनों पहले रामसर स्थल है। सबसे ज्यादा कहां पर है रामसर स्थल? तो सबसे ज्यादा है बेटा किस राज्य का? तमिलनाडु का है। 20 रामसर स्थल है सबसे ज्यादा, तमिलनाडु। उसके बाद सेकंड पोजीशन किसका है बेटा? अगर भारत की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर है बेटा उत्तर प्रदेश, यूपी। तो सबसे ज्यादा वो, और यूपी उसका आधा। लिख लीजिए, क्लियर है सबको? तो ये सारी चीजें भी आप लिख सकते हैं। रामसर स्थलों के बारे में एक चीज जानिए कि आर्द्र भूमि को रामसर स्थल में के रूप में नामित करने के लिए उसे जो कन्वेंशन है, जो रामसर कन्वेंशन जो बना, 9 मानदंडों में से कम एक को पूरा करना होगा। आखिर क्या कंडीशन है? मान लीजिए भी गोगा बिल जो बिहार का है उसे रामसर स्थल 94 घोषित किया गया, तो क्यों किया गया? आखिर कोई तो कारण होगा। तो कुछ मानदंड होते हैं। तो मानदंड की बात अगर हम करें तो मैंने कहा कि मानदंड अगर मान लीजिए पूछ दे आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में, तो मानदंड में आप कहेंगे कि सर आर्द्र भूमि को, जो वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमि को, आर्द्र भूमियों को लिख लो, आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में लिख लीजिए, रामसर स्थल के रूप में, आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामित करने के लिए, लिख लीजिए, नामित करने के लिए, नामित करने के लिए उसे कन्वेंशन द्वारा परिभाषित, लिखिए, उसे कन्वेंशन द्वारा परिभाषित, उसे कन्वेंशन द्वारा परिभाषित, लिख लीजिए, 9 मानदंडों, ये 9 मानदंडों में से कम एक मानदंड, कम से कम एक मानदंड पूरा करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। पहले इतना लिख लीजिए कि 9 में से कम बेटा एक मानदंड जो है इसे पूरा करना चाहिए। तो इतना लिख लीजिए आप सभी फटाफट। अगर मैं आपसे पूछूं कभी भविष्य में कुछ भी आए तो कम से कम आपको कम से कम पता होना चाहिए इस मानदंडों में 3 चीजें। मान लीजिए मैं, देखो हम पढ़ा रहे हैं आपको यूपीएससी लेवल का, स्टेट पीसीएस लेवल का, और इसी में से यार वनडे एग्जाम में पूछेगा ना कि भैया गोगा बिल किस राज्य में है,
गूगाबिल को भारत का कौन सा रामसर स्थल घोषित किया गया है, या पूछ देगा सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है, सबसे कम किस राज्य में है, सबसे पहला रामसर स्थल कौन कौन सा है। अरे सब तो बता दिया आपको। इसी में से वनडे पूछे, पीसीएस में पूछे, यूपीएससी में पूछे, इंटरव्यू में पूछे, मेंस में पूछे, जहां से पूछे एक बार पढ़ो, कहानी खत्म। अगली बार 94 है तो 95 हो जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रामसर स्थल किसे कहते हैं, रामसर कन्वेंशन क्या होता है, ये तो जिंदगी भर पढ़ना है यार। एक बार पढ़ो, कहानी खत्म। बार बार उसके पीछे क्यों लड़ते हो आप लोग। करंट अफेयर बहुत आसान है। मैं बार बार कहता हूं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले गुरुजी आपके पढ़ाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऐसे अच्छे से पढ़ना है बेटा, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए मानदंडों की बात करें तो पहला लिख लीजिए। मानदंडों में पहला जो मानदंड है, धन्यवाद, तो सीधा कर दीजिएगा कैमरे को। चलिए, थोड़ा सा गला बैठा हुआ था, तो ऐसा फील करिए कि आप लोग, कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में हैं। ऐसा फील करना ही चाहिए आप सभी को। तो मानदंडों के बारे में बात करूं, जैसे महत्वपूर्ण जो जल पक्षियों के लिए निवास स्थान लिख लीजिए। लेकिन महत्वपूर्ण कम से कम एक पूरा होना चाहिए, जल पक्षियों के लिए, पक्षियों के लिए निवास स्थान। दूसरा लिख लीजिए, दूसरा है बेटा जैव विविधता और पारिस्थितिकी विशिष्टता। लिखिए, जैव विविधता और पारिस्थितिकी, जैव विविधता और पारिस्थितिकी, लिख सकते हैं विशिष्टता, ये सारी चीजें लिख सकते हैं इसमें। और किसी प्रजाति के जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरणों के लिए आवास प्रदान करना। ठीक है, महत्वपूर्ण आवास प्रदान करना, लिख लो, आवास प्रदान करना। तो अगर जीवन में कभी भी मेरे दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रामसर कन्वेंशन क्या होता है, पहला रामसर कन्वेंशन कौन सा था, सबसे ज्यादा किस राज्य में रामसर है, मतलब रामसर साइट्स हैं, या आपसे पूछे कि भारत की क्या स्थिति है, तीसरा स्थान है, एशिया में पहला स्थान है, ईरान के रामसर शहर में 1971 में कब स्टार्ट हुआ, कब हस्ताक्षर किया, कब शुरू हुआ, ये सारी चीजें बेटा आपको याद, एकदम जमान पे याद होना चाहिए, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो। लिख लीजिए फटाफट सब लोग, तब तक मैं चाय पी लूं। लिख लो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो सब लोग। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा, आजकल हम लोग चैट जीपीटी बड़ा पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा पढ़ रहे हैं। तो आइए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं बेटा, बिना समय गवाए। ये है आईएनडी क्यूए। अब भैया ये आईएनडी क्यूए क्या है, इंडिया क्यूए भारत की भाषाओं और संस्कृत को समझने की दिशा में एक क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी कदम है। क्या है ये भैया, आज हम ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। आज के डेट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बेटा, ये आने वाले समय के लिए देखिएगा बहुतों की नौकरी वैसे भी खाएगा, क्योंकि आजकल सब काम तो एआई कर दे रहा है। लेकिन ये जो लाया गया है आईएनडी क्यूए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये एक बेंचमार्क इसे लॉन्च किया गया, एक बेंचमार्क है। ये क्या है बेटा, एक बेंचमार्क। अब इससे होगा क्या, जिसका उद्देश्य यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भारत जैसी भाषाई और सांस्कृतिक विविधियों से भरपूर भूमि को कितनी अच्छी तरह समझ पाते हैं, इसके बारे में बात करना। एआई को मानव सोच और संवाद के अधिक वास्तविक और स्वाभाविक स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये याद रखिएगा, ये एक रिवोल्यूशनरी कदम है। तो मैंने कहा, यह पहल जो है बहुभाषिकता और सांस्कृतिक जो सटीकता की दिशा में एक नई शुरुआत है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है बेटा, आईएनडी क्यूए का। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आईएनडी क्यूए का मेन उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है बेटा, इससे फायदा क्या है, इसका फायदा यह है क्या, तो यह एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये क्या है, एआई है। आर्टिफिशियल लिख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बेटा। और भारत जैसी भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं से यह क्या करेगा? भारत जैसी भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं, भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं, लिख लीजिए, भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं से भरपूर से भरपूर भूमि को भरपूर भूमि को कितनी अच्छी तरह समझ पाते हैं, इसके बारे में बात करेगा। कितनी अच्छी तरह समझ पाते हैं, इसके बारे में बेटा ये बात करेगा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये लगातार आपसे, चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय चल रहा है और भारत जैसी भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं से भरपूर भूमि को कितनी अच्छी तरह समझ पाते हैं, इसके बारे में इसमें बात किया जाएगा। लिख लीजिए सभी लोग। अगर, चूंकि इसके उद्देश्य में यह भी देखेंगे कि इसका जो निर्माण किया गया है भारत के 261 क्षेत्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से किया गया है, और जो इंपॉर्टेंट यह है कि यह अन्य भाषा से अनुवादित नहीं है, बल्कि सीधे उसी भाषा में गढ़ी गई है जिसमें उसका भाव दिया गया है। यह प्रयास करता है कि केवल शब्दों का अनुवादक नहीं होना चाहिए। तो मेन चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और इसी से रिलेटेड जो है आपसे प्रश्न भी पूछा गया है। तो मैंने यही कहा कि यह जो बेंचमार्क है वो 12 भारतीय भाषाओं में तैयार किया गया है। ये जो बेंचमार्क है, जो ये 12, लिख लीजिए ऐसे, 12 12 भारतीय भाषाओं के लिए तैयार किया गया है। 12 भारतीय भाषाओं के लिए बेटा इसे तैयार किया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी जो है आप इस पे लिख सकते हैं। जो मेन मेन चीजें हैं हमने आपको बताया, लिख लीजिए इसको। अच्छा, 12 भारतीय भाषाएं कौन कौन सी है, लिख लीजिए। आप भी कहेंगे सर कौन कौन सी 12 भारतीय भाषाएं हैं, तो लिखिए 12 भारतीय भाषाएं। 12 भारतीय भाषाओं में लिख लीजिए, पहला भाषा लिखिए। पहला भाषा है बेटा कौन सा? लिख लो, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली। लिखिए हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली। हिंदी है, अंग्रेजी है, बंगाली है, उड़िया है, तेलुगु है। लिख लीजिए उड़िया, तेलुगु। इसके साथ साथ उड़िया है बेटा, तेलुगु है, गुजराती है। लिख लीजिए गुजराती, मलयालम। गुजराती है बेटा, मलयालम है। इसके साथ साथ पंजाबी भी है। ठीक है, पंजाबी। मराठी भी है। कौन सा छूट गया भाई? मराठी भी है, इंग्लिश भी है। लिख लीजिए इंग्लिश, ये भी है। और कौन सा छूटा? कन्नड़ है, मराठी है, उड़िया है, तेलुगु है। कन्नड़ है कि नहीं है? कन्नड़ है। मराठी है क्या? मराठी नहीं है। तो ये 12 भाषाएं आपकी कंप्लीट हो गई। तो अगर आपसे पूछे कि 12 भाषाएं कौन सी है, तो 12 भाषाओं के बारे में भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि भारत को इसकी प्रयास की शुरुआत के लिए इसीलिए चुना गया है क्योंकि यह विश्व के भाषाई रूप से जो है समृद्ध देशों में से एक है। यहां पर जो है इस आधार पर भी अंग्रेजी को चूंकि अपनी प्राथमिकता के रूप में प्रयास अभी नहीं किया गया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं बोलते हैं। जो बोलते हैं वो के बारे में हमने अभी क्लियर कर दिया आप सभी से। तो ये सारी चीजें भी आप सभी को इसमें इंक्लूड करना है। लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। लगभग 1 अरब लोग जो है अंग्रेजी को अपनी प्राथमिकता के रूप में प्रयोग नहीं करते।
अगला जो है, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा, वो टॉपिक है अगला, केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 2025 मंजूमेल बॉयज की धूम नंबर 1 पे यही आए हैं, देख सकते हैं ना। तो इसको जो है अवार्ड मिला है, दिग्गज अभिनेता है जिनका नाम है ममूटी, और ममूटी साहब को जो है उनके शानदार अभिनय के लिए जो है उन्हें पुरस्कार मिला है। वहीं अगर समझा, एक जो है समला हमजा, समला हमजा को फेमिनीची फातिमा के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। अन्य लोग को भी मिला है वैसे, लेकिन अभी हाल ही में जो मैंने कहा केरल सरकार का चूंकि 55वां था, और केरल सरकार ने जो है इसकी घोषणा की है। अभिनेता प्रकाश राज की अध्यक्षता वाली एक ज्यूरी थी, उस ज्यूरी में जो है 128 फिल्मों में विजेताओं का चयन किया गया है। इस बार जो ये मंजूमल बॉयज है, इस मंजूमल बॉयज ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित कई श्रेणियों में पुरस्कार जीता है। तो याद रखिएगा, ये जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, लिख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है, पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इसने जीता है। अगला और लिख लीजिए इसमें, तो केरल राज्य फिल्म पुरस्कार ने मंजूमल बॉयज की जो धूम है और इसी को जो है इस बार चुना भी गया है। इसके साथ साथ आपको यह भी जानना है कि दिग्गज अभिनेता, लिखिए, दिग्गज जो अभिनेता है बेटा, दिग्गज अभिनेता, उस अभिनेता का नाम क्या है, इसके साथ साथ ये भी जानना है। ब्रह्मयुगम बेसिकली कहा जाए उनके शानदार अभिनय के लिए, जो एक मूवी आई थी इसका नाम था बेटा बमा युगम, बेसिकली कहा जाए बमा युगम, एक मूवी आई थी, चूंकि साउथ की मूवी है इसका नाम ही टेढ़ा है। उसके शानदार अभिनय के लिए, कि उसके शानदार, लिख लो बेटा, अभिनय के लिए, उसके ऐसे लिखिए, लिखिए ऐसे, लिखिए ऐसे, शानदार अभिनय के लिए, अभिनय के लिए, शानदार अभिनय के लिए किसको दिया गया है बेटा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इनको मिला है। जिन अभिनेता जो है, अभिनेता का नाम क्या है, इसका नाम है बेटा, क्या नाम है, ममूटी को, ममूटी पुरस्कार मिला है। इसके साथ साथ समला हमजा, समला हमजा को याद रखिएगा, समला हमजा जो है, कौन है ये समला हमजा, इनका नाम है फेमिनीची फातिमा के लिए, फेमिनीची, नीची फातिमा, फेमिनिटी बेटा फातिमा के लिए जो है अभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, लिख लो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, लिख लीजिए इसको भी। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार की भी बात हमने कर दिया आप सभी से, जो मेन मेन चीजें है वही बता रहा हूं, ठीक है। कुछ फिल्मों का नाम मैं लिखवा देता हूं आप सभी को, उस फिल्म को देख लीजिएगा, देख लीजिएगा मतलब याद कर लीजिएगा, देखने का मतलब ये नहीं है कि देख ही लेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म इस बार जो है आपने देखा, मंजूमल बॉयज है, निर्देशक चिदम्बरम साहब है, बेसिकली पूरा नाम पोडुवाल है, चिदम्बरम पोडुवाल है। और दूसरी फिल्म जो है ये फेमिनीची, मैंने कहा फातिमा को दिया गया है। लोकप्रिय फिल्म जो है प्रेमालू को दिया गया है। तो ये सारी चीजें आप सभी को जानना चाहिए। तो कुछ लिखवा देता हूं, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। लिख लीजिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, लिखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभी मैंने कहा है मंजूमल, अभी कहा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है, मंजू मबेल, मंजू मबेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है बेटा, तो सर्वश्रेष्ठ चूंकि निर्देशक कहा जाए अगर, चिदम्बरम साहब है निर्देशक, चिदम्बरम, चिदम्बरम यस,
याद रखिएगा, बहुत है। सर्वश्रेष्ठ दूसरी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ, ये तो पहली हो गई। सर्वश्रेष्ठ द्वितीय फिल्म, ये कौन सी फिल्म है भाई? तो दूसरी जो फिल्म है उसका नाम है फेमिनीची फातिमा। फेमिनीची फातिमा, फेमिनीची फातिमा है बेटा। लोकप्रिय फिल्म लिख लो, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सा है बेटा? प्रेमालू। प्रेमालू लिख लो इसको। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सा है? प्रेमालू है। और सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक लिख लो, सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक। नवोदित जो निर्देशक है कौन है बेटा? फासिल मोहम्मद। लिखिए, फासिल मोहम्मद। तो ये भी बात आप सभी को याद रखना चाहिए। इसी में से कोई क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। मंजुमल बॉयज ने कई तकनीकी श्रेणियों में जो है रिकॉर्ड बनाया है, बाजी मारी है। तो इस बात को भी बेटा आपको सबको जानना। तो ये 2 4 5 याद रख लीजिएगा। मेन मेन जो चीजें हैं हमने आपको बता दिया। आपको बस क्या करना है बेटा, उसको रिकॉल करना है। एक अपनी कॉपी बनाइए, एक स्ट्रेटजी बनाइए। स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए कि डेली जब भी मैं पढ़ाता हूं, मान लीजिए 5 ही टॉपिक अगर पढ़ा रहा हूं, तो 5 टॉपिकों के न जाने कितने सब टॉपिक होते हैं, तो उसको अपनी भाषा में पॉइंट वाइज लिखा करो, उसको रिवीजन किया करो। आपका जब मेंस होगा तो ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। आरएएस अभी देने वाले हो, पुलिस का पेपर देने वाले हो, या यूपीएससी का पेपर, तो चलो ठीक है, दोगे ही दोगे। उसके साथ साथ जितनी भी परीक्षाएं आप देंगे, इसी में से कोई घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़े कुछ अलग पढ़ाया जाता है उसके लिए। और जो टीचर वनडे वाले हैं, वनडे की तरफ पढ़ा रहे हैं, वनडे की तरफ निकल भी जाओगे बेटा। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप मान के चलो कि वनडे में, वनडे के लेवल का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग को ये लगता है कि वनडे का तैयारी कर रहे हैं और भैया बहुत कठिन है, पढ़ना तो पड़ेगा, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। लिख लीजिए इसको। जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता ही दिया। अगला जो टॉपिक है बेटा, थोड़ा सा उस पर भी हम लोग बात करें। अगला जो टॉपिक है बेटा, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लीप 2025 में प्रोजेक्ट वाई को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। अब भैया ये क्या है? लीप, लीप का मतलब होता है लंदन ईस्ट एशिया फिल्म फेस्टिवल। पहले तो ये जान लो, एल फॉर लंदन, ई फॉर ईस्ट, ए फॉर एशिया, एफ फॉर फिल्म और एफ फॉर फेस्टिवल। इसे कहते हैं लीप 2025। अगर हम बात करें बेटा लीफ 2025 के बारे में, कि क्या होता है बेटा लीफ 2025, और उसमें प्रोजेक्ट वाई को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि 10वां संस्करण है। और एक कोरियाई निर्देशक है जिसका नाम है बेटा, उनकी जो फिल्म है हवान की फिल्म, जो प्रोजेक्ट वाई को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ये प्रोजेक्ट वाई जो है हवान साहब की है। चूंकि समारोह में जो है इस फिल्म को, चूंकि ये फिल्म का जो मेन देखेंगे तो महिला केंद्रित कहानी है और नायर शैली की पुनर्भाषा के लिए इसे सहारा गया है ये जो फिल्म है। तो सबसे पहले लीप 2025 क्या है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। जो लीव 2025 है, पहले तो ये जानो कि लीव 2025 है क्या। यल फॉर लंदन, ई फॉर, ई फॉर क्या है बेटा? यल फॉर लंदन, ई फॉर ईस्ट, ए फॉर एशिया, एफ फॉर क्या है बेटा? एफ फॉर फेस्टिवल होगा, फिल्म फेस्टिवल, तो लिख लो फिल्म। और फिर एफ फॉर क्या है बेटा? फेस्टिवल। इस पहले तो ये फुल फॉर्म हो गया लीफ का। इनको जो कोरियाई निर्देशक है, लिख लीजिए, कोरियाई निर्देशक, कोरियाई निर्देशक का नाम बेटा है हवान। हवान एक निर्देशक है, कोरियाई निर्देशक है जिसका नाम है बेटा हवान। और हवान को जो की फिल्म जो है प्रोजेक्ट वाई, प्रोजेक्ट वाई, हवान की फिल्म प्रोजेक्ट वाई, याद रखिएगा, उनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला भी।
क्योंकि मैंने कहा कि ये मील का पत्थर भी ये साबित होगा। और ये फिल्म किस पे केंद्रित है? महिला केंद्रित है, महिला केंद्रित। फिल्म का जो सेंट्रल आइडिया है वो महिला केंद्रित है। याद रखिएगा, ये फिल्म क्या किस पे है? ये महिला केंद्रित फिल्म है। तो पहले इतना लिख लीजिए, लिखिए इतना, ये फिल्म जो है बेटा महिला केंद्रित है। ये फिल्म जो है, मैंने कहा कि इस फिल्म का मेन उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण की बात। क्योंकि पुरुष प्रधान जो समाज है, पुरुष प्रधान समाज में जाने माने माने ने प्रोजेक्ट वाई ने महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से पेश किया है। इस फिल्म ने यह भी बताया है कि कैसे महिलाएं अपने शक्ति, अपनी महत्वाकांक्षा और नैतिक संघर्षों के बीच अपनी जगह किस तरह से वो बनाती है। ये फिल्म जो है, मैंने कहा कि महिला केंद्रित है, महिला केंद्रित। और महिला केंद्रित होने के बावजूद चूंकि पुरुष प्रधान समाज है, किस प्रकार महिलाओं के संघर्ष की गाथा को दिखाया गया, संघर्ष की गाथा को दिखाया गया। ये भी गलत नहीं होगा कहना, दिखाया गया, संघर्ष की गाथा को बेटा दिखाया गया है। महिलाएं किस तरह से संघर्ष कर रही हैं शक्ति के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए, नैतिक संघर्षों के बीच जो है अपनी ये लोग जगह बना रही है। ये भी बात आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज की समस्या यह है कि वो किसी चीज को मानता ही नहीं है, उसको लगता है कि हम ही सर्वोपरि है। लेकिन जो महिलाएं हैं उनकी भी शक्ति है, और महिलाएं हर सेक्टर में काम कर रही हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में महिलाएं काम कर रही हैं। अगर महिलाएं हर सेक्टर में काम कर रही हैं तो उनका कोई ना कोई तो चीजें होंगी। इसको जो लीव जो 2025 में ये प्रोजेक्ट वाई को रन टू द और फ्यूचर ऑफ एशिया सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लीव 2025 में जो है इसको रन टू द, एक तो ये है, एंड एक और है बेटा फ्यूचर ऑफ एशिया सिनेमा अवार्ड। लिख लीजिए, फ्यूचर ऑफ एशिया सिनेमा अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया है। इनसे दो चीजों से बेटा सम्मानित किया गया है। फिल्म की एक महिला केंद्रित नायक है जो महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और अस्तित्व के थीम पर आधारित है। तो ये भी बात आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा नहीं पूछेगा, बस इतना ही याद रखना कि प्रोजेक्ट वाई जो है, चूंकि मैंने कहा कि 2025 के 10वें लंदन ईस्ट एशिया फिल्म फेस्टिवल में इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। यह फिल्म चूंकि कोरियाई निर्देशक है, ली हवान द्वारा निर्देशित है, और इसमें हान सो वान जोंग की भूमिका निभाई गई है। फिल्म महिला केंद्रित है और इसमें महिलाओं की महत्वाकांक्षा की बात की गई है, उनके अस्तित्व की थीम पर यह आधारित है। इसे रन टू द और याद रखिएगा फ्यूचर ऑफ एशिया सिनेमा अवार्ड से भी बेटा इसे सम्मानित किया गया। तो इसको याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें जितनी भी मैंने आज पढ़ाया आप सभी को, ये सारी चीजें हमने आपसे चर्चा पर चर्चा किया। तो एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग जो है, जो भी आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, जो भी पहले हम टॉपिक पढ़ा देते थे, अभी क्वेश्चन नहीं पूछते थे आपसे, ये जरूर कहते थे कि कमेंट में आंसर आप बता दीजिएगा। आज हम पहली बार जो पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहले इतना देख लीजिए, देखिए इसको। तो फटाफट जो है बिना समय गवाए हम लोग बात करते हैं बेटा आज के कुछ प्रश्नों पर, ठीक है। तो उन प्रश्नों को हम लोग लेकर चलते हैं, क्योंकि हम लोग जो है हर मुद्दे पर आगे बातें करेंगे, संवाद करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं बेटा जो प्रश्न है, क्योंकि हमने हर चीजों पे बात की है बेसिकली। तो मैं अब ये करूंगा कि भाई जितने भी 50 मिनट तक मैं पढ़ाऊंगा और 10 मिनट जो है क्वेश्चन आंसर करूंगा, जो क्वेश्चन हमने पहले पढ़ाया है। देखिए ये 5 टॉपिक हमने पढ़ा है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, आज से एक दो प्रश्न मैं देता रहूंगा। इंटरनेशनल जो है डे ऑफ द ओल्डर पर्संस मनाने की पहल किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी? यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। किस वर्ष? क्या 1982 में, 1990 में, 1991 में, या 1995 में? यह क्वेश्चन जो है आपसे मैं पढ़ा चुका हूं। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ा चुका हूं
ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं। ये क्वेश्चन का जो है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाने की पहल किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई है? तो ये किया गया है बेटा 1990 को। ये पढ़ा चुका हूं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये सब पढ़ा चुका हूं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब किया है? 14 दिसंबर 1990 को। और आप जानते भी हैं कि 1 अक्टूबर का वह दिन इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में घोषित किया गया है। इंटरनेशनल नेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में घोषित इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में घोषित किया गया है। इसे पहली बार कब मनाया गया, यह भी मैंने पढ़ा चुका था। पहली बार 1991 में मनाया गया था, ये बताया था मैंने, यही तो बताया था। आपसे सिर्फ ये पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, तो 1990 में। इसी तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए जब भी जो पढ़ाता हूं बड़ी बारीकी से उन चीजों को देखिए। हो सकता है कौन सा क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ दे, कोई नहीं जानता है। तो ये प्रश्न मैं पढ़ा चुका हूं, सब टॉपिक पढ़ा चुका हूं, बस आपसे एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं संवाद करना चाहता था। और ऐसे ही प्रश्न मैं 2 4 5 लगातार अब हर जो भी पीछे का टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड मैं प्रश्न भी पूछ दूंगा। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता चुका था। दूसरा प्रश्न में बात करते हैं। दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उद्देश्यों के लिए सम्मिलित नहीं है? जब भी प्रश्न में है या नहीं है, अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, है तो पढ़ के जाते हैं, नहीं नहीं पढ़ के जाते हैं सब। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उद्देश्यों में से सम्मिलित नहीं है, यह पूछा गया है। पहला है वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। नहीं पूछा, यहां ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। आप लोग अक्सर हैं पढ़ते हो जल्दीबाजी के चक्कर में, लेकिन यहां पूछा है कौन नहीं है। दूसरा, वृद्धों के स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना। तीसरा है वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर कार्य करना। चौथा है वृद्ध व्यक्तियों के सम्मान और सामाजिक भागीदारी को प्रोत्साहन देना। अगर ये नॉर्मल भी क्वेश्चन समझोगे तो बेटा इसमें कुछ तो दिया ही नहीं। पहले एक बार पढ़ लो आप लोग, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। इसमें कुछ ऐसा है जो मतलब आप ना कर पाओ। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो नहीं कर पाओगे आप सभी? कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उद्देश्यों में से सम्मिलित नहीं है? क्या वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ये तो बात सही है यार। वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, ये भी बात वृद्धों के लिए। लेकिन जलवायु परिवर्तन तो कहीं हमने नहीं पढ़ाया था कि कहीं जलवायु परिवर्तन शब्द मैंने यूज किया, इसलिए ये हो जाएगा बेटा गलत। और चौथा बिल्कुल सही है कि वृद्ध व्यक्तियों के सम्मान और सामाजिक भागीदारी को प्रोत्साहन देना, यह भी बिल्कुल सही जवाब है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर सी, क्योंकि गलत पूछा है और गलत हमने आप सभी को बता भी दिया। ये होता है असली रणनीति तैयारी करने का। अब जब भी मैं क्लास लूंगा आप सभी का, मैं लास्ट में कम से कम 10 से 15 मिनट जो प्रीवियस पढ़ाया उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। इससे क्या होगी, आपका फिर रिवीजन एक क्वेश्चन के माध्यम से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम रिवीजन कर लेते हैं जो जो हमने टॉपिक पढ़ा। तो इसको याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल से तो लीप 2025 के बारे में हमने पूरा पढ़ा। लंदन ईस्ट एशिया फिल्म फेस्टिवल के बारे में, इसके साथ साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, ये सब पढ़ा हमने। इसके साथ साथ केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 2025, मंजूमल बॉयज की धूम, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद भारतीय भाषाओं के बारे में पढ़ा, इंडिया क्यूए के बारे में हमने पढ़ा, आईएनडी क्यूए के बारे में हमने बात किया। और जो आर्द्र भूमियों के जो मानदंड हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि किस राज्य में है, दूसरा स्थान किसका है, पहला स्थान किसका है, इसके बारे में पढ़ा। यूनाइटेड नेशन में सबसे ज्यादा, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां है। रामसर कन्वेंशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। गोगाबिल झील के बारे में हमने बात किया, 94 गोगा झील, बिहार, कटिहार जिला। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, पाकिस्तान का नानकाना, सबके बारे में पढ़ा। और हमने जो है बात किया गुरु नानक देव की जयंती को लेकर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। और इसी को लेते हुए जो है मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं कोशिश करूंगा बेटा अधिक से अधिक प्रश्न भी जो है अब लास्ट में कराऊं, ताकि आप लोग का रिवीजन होता रहे। अगर 5-6 टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसके बहुत सारे सब टॉपिक भी बीच बीच में बोलता रहता हूं। आप लोग बस एक प्रयास करो, अपनी एक कॉपी बनाओ। और जब भी पढ़ाता हूं, जैसे मैं गोला करता हूं ना, बीच में सिनॉप्सिस करके मैं सब लिखवाता हूं। आप भी लिखने की आदत डालो, ताकि जब भी मेंस होगा आपका, तो एक बार कम से कम आप सरसरी निगाहों से देखकर जाओगे
तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कम से कम आप उसके जो कोर चीजें हैं, मान लीजिए 100 शब्द में लिखना है, तो कम से कम आपके पास इतने शब्द तो रहेंगे यार कि मान लो 10 पॉइंट आपको याद है, तो उसमें एक्सप्लोर तो लिखने के तरीके से आप धीरे धीरे अपने में डेवलप कर ही लेंगे लिखना कैसे है। और यही बेसिक तरीके से जो है धीरे धीरे हम लोग प्रो लेवल पर चलेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो लिखने का प्रयास खुद कीजिए, ये नहीं कि पीडीएफ मिल जाए तो बस उसी से काम चला, ऐसा नहीं करना है। आपको चुपचाप पीडीएफ के साथ साथ अपने को स्किल को भी मजबूत करना है, लिखने की कला को भी डेवलप करना है, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ छटनी का पेपर होता है। असली लड़ाई तो मेंस की होती है, लिखने की होती है। ठीक है, और आपके ज्ञान कौशल जो है इंटरव्यू में आपसे उसके बाद लिया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी, और कल जब हम आएंगे तो आज जो पढ़ाया है इससे रिलेटेड प्रश्न कल हम आपसे पूछ लेंगे। तो कल के लिए मिलते हैं। कल हम सभी कोशिश करेंगे कि और भी चीजों को अच्छे से करें हम लोग। हमारी शुभकामनाएं हैं, इसको पढ़िएगा अच्छा से। गोगा बिल चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी, क्योंकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं बेटा, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और जो नए स्टूडेंट हो बेटा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मेरी कोई क्लास हो आपके पास, या किसी की भी क्लास हो यूट्यूब पे या ऐप पे, तो सीधे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।